स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल अपराडा जीएस क्लासेज में। तो आइए फ्रेंड्स, डेली की भांति हम लोग करंट अफेयर की श्रृंखला को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला ही प्रश्न। हाल ही में 22 मार्च 2024 को स्वदेशी स्पेस शटल पुष्पक विमान भारत के किस वैज्ञानिक संगठन ने लॉन्च किया? तो आइए पुष्पक विमान के बारे में जानते हैं। तो यह पुष्पक विमान जो है, पुष्पक विमान, इसको इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो इसरो ने इसको लॉन्च किया है, जो वैज्ञानिक संगठन है भारत का। और इसका जो ये पुष्पक विमान है, ये RLV विमान है। RLV का मतलब होता है रीयूजेबल रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। ये RLV विमान है। और अगर देखा जाए तो यह सफल लैंडिंग जो है, इसका कर्नाटक के सफल लैंडिंग जो हुआ, ये कर्नाटक के कहाँ पे हुआ? चित्रदुर्ग में हुआ। चित्रदुर्ग में इसका सफल लैंडिंग हुआ, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। और यह एक प्रकार का कहाँ पे लॉन्च हुआ? तो यह एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में, जो चित्रदुर्ग में स्थित है, एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज, ATR बोल सकते हैं, एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज, यहाँ पे इसका सफल लैंडिंग किया गया। और अगर बात करें कि इसकी जो वजन है, वजन के बारे में बात करें, तो यह 1.75 टन इसका वजन है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई इसका कितना है? तो इसकी लंबाई 6.5 मीटर इसकी लंबाई है, 6.5 मीटर। अगर खर्च की बात की जाए, इसमें कितना खर्च आया है, तो इसमें भारत सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए की खर्च आई है। 100 करोड़ रुपए की खर्च आई है। अगर बात करें यह कब लॉन्च किया गया, तो 22 मार्च 2024 को सुबह 7 बजे इसको लॉन्च किया गया, 7:10 पर। और इसे किस नाम से जाना जाता है? पुष्पक विमान को स्वदेशी स्पेस पटल के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें खासियत क्या है? इसमें खासियत ये है कि इसको पृथ्वी पर दोबारा वापस ला करके, पृथ्वी पर वापस लाकर इसे दोबारा से दोबारा से इसे पृथ्वी पर वापस लाकर इसे दोबारा यूज किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। ठीक है। और इसमें खासियत क्या है? यह अंतरिक्ष में मलबे को साफ कर सकती है। जो स्वदेशी स्वदेश पटल, स्पेस पटल है, ये अंतरिक्ष में मलबे को मलबे को साफ कर सकती है, साफ करेगी। ठीक है। और किसी सेटेलाइट में अगर बात की जाए तो, और ये किस काम आएगा? तो अगर मान लीजिए किसी सेटेलाइट में फ्यूल खत्म हो गया, ठीक है, तो फ्यूल अगर किसी सेटेलाइट में खत्म हो गया, तो यह फ्यूल भरने में भी सक्षम है। फ्यूल भरने या किसी सेटेलाइट को ठीक करने के लिए वापस लाने, मान लीजिए कोई सेटेलाइट लॉन्च किया गया, रास्ते में खराब हो गया, तो उसको अगर यहाँ पुष्पक विमान के द्वारा उसको वापस ला करके उसे अच्छे से रिपेयर करके भी भेजा जा सकता है। तो इसमें बहुत से खासियत हैं। पुष्पक विमान जो है, एक बार अच्छे से सुनेंगे। 22 मार्च 2024 को सुबह 7 बजे लागू हुआ था। इसका जो पहला टेस्टिंग है वो 2016 में किया गया था, जो असफल रहा। समुद्र में उसके रनवे के लिए भेजा गया था, तो वो समुद्र में ही डूब गया था, 2016 वाला। फिर 2023 में इसकी परीक्षण की गई, 2023 में। 2023 में फिर भी वह असफल रहा। फिर उसके बाद 22 मार्च 2024 को यह जो रिजल्ट रहा, यह सफल रहा। तो एयरक्राफ्ट लॉन्च है, ये एक प्रकार का एयर क्राफ्ट लॉन्च किया गया है इसे। यह एक प्रकार का एयरक्राफ्ट है पुष्पक विमान। फिर से एक बार सुनेंगे। जो पुष्पक विमान है, 22 मार्च 2024 को सुबह 7 बजे से कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में इसको सफल लॉन्च किया गया। और इसरो द्वारा इसको लॉन्च किया गया। RLV एयरक्राफ्ट है, मतलब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल एयरक्राफ्ट है ये। सफल लैंडिंग हुई इसकी। इसकी लंबाई 6.5 मीटर है और इसका वजन 1.75 टन है। और ये अंतरिक्ष में मलबे को साफ करेगा और किसी सैटेलाइट में ईंधन भरने या किसी सैटेलाइट को ठीक करने के लिए वापस लाने में मदद करेगा। और इसमें खर्च टोटल 100 करोड़ रुपए आए थे। और इसे स्वदेशी स्पेस शटल भी कहा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किस अधिनियम को असंवैधानिक करार दे दिया? अब यहाँ पे हम बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में यूपी मदरसा, बोल सकते हैं यूपी मदरसा में बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004,
इस एक्ट को हाल ही में अभी यूपी मदरसा में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दिया, असंवैधानिक करार दिया। यह कहते हुए करार दिया कि यह जो है यूपी मदरसा इसमें कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। हाई कोर्ट ने कहा, यह कहते हुए इसको असंवैधानिक करार दिया कि यह एक्ट जो है वो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। इसलिए हाई कोर्ट ने इस सिद्धांत को क्या किया, खारिज करते हुए कहा कि यह असंवैधानिक एक्ट है, यह लागू नहीं हो सकता। तो इसके अंतर्गत मदरसों की जांच के लिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके अंतर्गत मदरसों की जांच के लिए एसआईटी का यूपी गवर्नमेंट ने इसका गठन किया था एसआईटी का। अब एसआईटी क्या होता है, तो एसआईटी जो होता है ये मदरसों के जांच के लिए समिति होती है, मदरसों के जांच की समिति है एसआईटी। इसका गठन किया गया था यूपी सरकार के द्वारा अक्टूबर 2023 में। अक्टूबर 2023 में इसका गठन हुआ था, जो मदरसों की जांच करेगी। इसके जांच के उपरांत यह पाया गया कि टोटल यूपी में जो है वो 24,000 मदरसे हैं, 24,000 मदरसे कार्यरत हैं, जिसमें से 16,500 मदरसे क्या हैं, रजिस्टर्ड हैं। 16,405 मदरसे क्या, सॉरी 16,500 मदरसे रजिस्टर्ड हैं, बाकी मदरसे रजिस्टर्ड नहीं हैं। कोर्ट ने यूपी सरकार को मदरसे में पढ़ने वाले जो छात्रों को बुनियादी शिक्षा यानी कि बेसिक एजुकेशन जो है उस व्यवस्था में समायोजित करने का निर्देश दिया है। बेसिक एजुकेशन जो प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है उसमें कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि उन बच्चों को, जहाँ पे एक मदरसे में बच्चे पढ़ते थे, उन बच्चों को बेसिक बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में समायोजित करने का निर्देश दिया है। और एसआईटी की जांच के दायरे में करीब 80 मदरसे एसआईटी की जांच के दायरे में, 80 मदरसे जिन्हें बीते 2 सालों से के दौरान लगभग अलग अलग देशों से 100 करोड़ रुपए यहाँ पे उन्हें अनुदान में दिए गए हैं। अलग अलग देशों के द्वारा लगभग 80 मदरसों को एसआईटी ने अपने जांच में पकड़ा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो एसआईटी है, एसआईटी ने के जांच के दौरान अगर देखा जाए तो लगभग इन्होंने 80 मदरसों में ऐसा देखा कि 80 मदरसों में अलग अलग कंट्री से, अलग अलग देशों से 100 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए लिए गए थे, इन्हें मिले थे। मदरसों को 100 करोड़ रुपए अलग अलग देशों से मिले थे। यह एसआईटी की जांच में इसका खुलासा हुआ था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके कंटेंट बढ़िया लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो यहाँ पे देख सकते हैं पीएम मोदी को मिला भूटान का सर्वोच्च सम्मान। यहाँ से आपको आंसर मिल गया होगा। तो राइट आंसर इसका होगा भूटान। क्या होगा? भूटान इसका राइट आंसर होगा। भूटान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे सम्मानित किया। तो यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं भूटान के महामहिम राजा, जो भूटान के किंग हैं, राजा हैं, उनका नाम है यचियम वांगचुक। यचियम वांगचुक ये भूटान के महामहिम हैं, भूटान के राजा हैं। इन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को पीएम नरेंद्र मोदी को यह इस सम्मान से सम्मानित किया। और वह कौन सा सम्मान है, आइए उसके बारे में देखते हैं। वो कौन सा सम्मान है? तो ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो। कौन सा सम्मान है? यहाँ से देख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो यह भूटान का सर्वोच्च सम्मान है, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो। इसके द्वारा इससे भूटान के महामहिम राजा यछम वांगचुक ने पीएम नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। और एक इतिहास और बनता है कि यह जो इस अवार्ड का नाम मैं फिर से लिख देता हूँ, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो यह सम्मान पाने वाले जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं, पीएम नरेंद्र मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले विदेशी फर्स्ट विदेशी शासनाध्यक्ष हैं। फर्स्ट विदेशी शासनाध्यक्ष
फर्स्ट विदेशी शासनाध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, यह अवार्ड पाने वाले। तो एक बार फिर से सुनेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो भूटान ने। भूटान के महामहिम राजा ने प्रधानमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भूटान के महामहिम राजा यचियम वांगचुक ने ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो, जो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इससे पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। और पीएम नरेंद्र मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बन गए हैं। नरेंद्र मोदी कौन? नरेंद्र मोदी पहले शासनाध्यक्ष, विदेशी जो पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं, यह अवार्ड पाने वाले पहले विश्व के पहले विदेशी अध्यक्ष, विदेशी शासनाध्यक्ष बन गए हैं। अगला चलते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने संजय मुखर्जी को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया है? हाल ही में चुनाव आयोग ने संजय मुखर्जी को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया है? तो राइट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, संजय मुखर्जी होंगे पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी। तो राइट आंसर जो होगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के नए डीजीपी जो आए हैं, न्यू डीजीपी कौन है? संजय मुखर्जी। संजय मुखर्जी किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? तो चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा इनको बंगाल का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। और इनसे पहले कौन थे? बात करें इनसे पहले बंगाल के नए पुराने डीजीपी कौन थे? तो विवेक सहाय। इनसे पहले विवेक सहाय जी थे। इनसे पहले जो थे विवेक सहाय पश्चिम बंगाल के डीजीपी। इनको हटाकर नए डीजीपी जो आए हैं वो संजय मुखर्जी हैं। किसके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है? तो चुनाव आयोग द्वारा। किसके द्वारा? चुनाव आयोग द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है, चुनाव आयोग द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? तो राइट आंसर जो होगा बेगूसराय। बेगूसराय। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बेगूसराय जो है, बिहार का बेगूसराय, वो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, देख सकते हैं, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। सबसे प्रदूषित शहर। अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली राजधानी है, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी 2018 से ही 4 साल लगातार ये दुनिया का सबसे, दिल्ली जो है ये दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी है, जो 2018 से ही काबिज है इस पोजीशन पर। 2018 से लेकर अभी तक दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? तो वो दिल्ली है। और बेगूसराय 2023 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बिहार का बेगूसराय है। यहाँ पे देख सकते हैं फुल इमेज में। हाल ही में भारत की पहली 3F ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई का संचालन कहाँ शुरू किया गया? तो हाल ही में अगर देखा जाए तो भारत की पहली 3F ऑयल पाम संस्करण, इमेज में देख सकते हैं, भारत की पहली ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई का परिचालन अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ। अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। अपनी यात्रा के दौरान इन्होंने इसका उद्घाटन किया। और दिबांग घाटी जिले में इसकी नई फैक्ट्री स्थापित की गई है। दिबांग घाटी जिले में नई फैक्ट्री स्थापित की गई है। याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर से पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया और दिबांग घाटी जिले में नई फैक्ट्री स्थापित की गई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 18 से 31 मार्च तक भारत और अमेरिका के बीच पहला द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में, देखिए टाइगर ट्रियम्फ 24। देखेंगे टाइगर ट्रियम्फ 24, यह भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया। कब? 18 से 31 मार्च तक यह आयोजित होगा।
और यह पहला द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए सैन्य अभ्यास आयोजित होगा, जो कहाँ पे आयोजित होगा, तो यह अमेरिका में आयोजित होगा। अमेरिका में कहाँ पे, तो अमेरिका में जो पूर्वी समुद्री तट है, अमेरिका में पूर्वी समुद्री तट पर, पूर्वी समुद्री तट पर आयोजित होगा, अमेरिका में इसका आयोजन होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने कितनी नई जातियों को ओबीसी में शामिल किया है, तो यह है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी, और यह है अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री। तो इन्होंने देखेंगे, जो जम्मू कश्मीर के सरकार है, यहाँ के उपराज्यपाल जो हैं, यह 15 नई जातियों को ओबीसी में शामिल किया। ठीक है, और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो 10% का आरक्षण, 10% का आरक्षण जनजातियों को 10% का आरक्षण घोषित किया। इसके साथ में पहाड़ी भी इसमें शामिल होंगे, जो पहाड़ी जनजाति के लोग हैं यह भी जनजातियों में शामिल होंगे, इनको भी 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा, और 15 नई जातियों को ओबीसी में जम्मू कश्मीर सरकार ने शामिल किया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कलिंगा स्टेडियम में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम और इंडोर जलीय केंद्र का उद्घाटन किया? तो यहाँ इमेज में देख सकते हैं उड़ीसा, यहाँ पे लिखा गया है उड़ीसा। तो यहाँ पे उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री सीएम नवीन पटनायक, इन्होंने ही कलिंगा स्टेडियम में, कहाँ पे, कलिंगा स्टेडियम में, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, किसी तरह से भी घुमा के पूछा जा सकता है, तो हमने जो क्वेश्चन बनाया है थोड़ा सा घुमा कर बनाया है। तो कलिंगा स्टेडियम में, कहाँ पे, कलिंगा स्टेडियम में इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम और इंडोर जलीय केंद्र का उद्घाटन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में इसको भी ऑप्शन में देकर पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा उड़ीसा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, इन्होंने कलिंगा स्टेडियम में इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम और इंडोर जलीय केंद्र का उद्घाटन किया। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला जो आयुर्वेदिक कैफे है वह नई दिल्ली में खोला गया। आते हैं ऑस्कर पुरस्कार विजेता 2024 के। ठीक है, तो इसके पहले ऑस्कर पुरस्कार विजेता, तो अभी हम देखेंगे, पहले थोड़ा सा स्टैटिक जीके के बारे में बात करते हैं जो ऑस्कर पुरस्कार से संबंधित है। तो आइए ऑस्कर पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो ऑस्कर पुरस्कार जो है यह प्रतिवर्ष फरवरी में दिया जाता है, सॉरी पहले ही मिस्टेक हो गया, यह प्रतिवर्ष, फिर से देखेंगे, तो यहाँ से देखेंगे प्रतिवर्ष यह फरवरी में दिया जाता है। ठीक है, फरवरी में दिया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें ऑस्कर पुरस्कार की, तो यहाँ पे इसकी जो शुरुआत हुई थी, यह 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और यह फिल्म जगत की सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। किसके लिए दिया जाता है? फिल्म जगत के लिए दिया जाता है, फिल्म जगत से संबंधित है, फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है, प्रतिष्ठित पुरस्कार। और अगर बात करें कि किसके द्वारा दिया जाता है, तो जो ऑस्कर पुरस्कार है इसे नेशनल, बात करते हैं नेशनल अकादमी ऑफ मोशन, नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स, पिक्चर आर्ट्स, पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, देखेंगे कितनी बड़ी संस्था है, संस्था का नाम है नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, यूएसए, यानी कि अमेरिका के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है, अमेरिका द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इतना नोट कर लेंगे। ऑस्कर पुरस्कार प्रतिवर्ष फरवरी माह में दिया जाता है, इसकी शुरुआत 1929 में की गई थी, और यह फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, और नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज यूएसए, अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर हम बात करें कि जो नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर अवार्ड
आर्ट्स एंड साइंसेज यूएसए द्वारा दिया जाता है और उसका ऑफिशियल नाम क्या है, तो उसका ऑफिशियल नाम बोल सकते हैं एकेडमी एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से भी उसको जाना जाता है। किसे, तो एक बार लिख देते हैं, किसे जाना जाता है, नेशनल अकादमी नेशनल अकादमी ऑफ मोशन मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज यूएसए। तो इसे इसका जो ऑफिशियल नाम है, इसका ऑफिशियल नाम है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। इसका ऑफिशियल नाम क्या है, ऊपर देखेंगे, जो नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज है, इसका ऑफिशियल नाम है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। ठीक है। और अगर बात करें जो प्रथम ऑस्कर अवार्ड विजेता है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं। प्रथम ऑस्कर अवार्ड समारोह कहाँ पे हुआ था, तो ऑस्कर अवार्ड समारोह प्रथम ऑस्कर अवार्ड समारोह यह कहाँ पे हुआ था, तो यह हुआ था रूजवेल्ट होटल में। कहाँ पे, रूजवेल्ट होटल में हुआ था। रूजवेल्ट होटल में हुआ था। अगर बात करें कि इस पुरस्कार में दी जाने वाली जो प्रतिमा होती है, देख सकते हैं इस पुरस्कार में दी जाने वाली जो प्रतिमा होती है वह काली मेटल की बनी होती है। देखेंगे काली मेटल बेस पर सोने की परत चढ़ाकर बनाई जाती है। ठीक है। और इसमें एक कंडीशन भी है, जिसको भी अगर दी जाती है तो ये कंडीशन रखा जाता है। क्या कंडीशन रखा जाता है कि जो भी इसे पाने वाले होते हैं उनसे एग्रीमेंट करवाया जाता है। एग्रीमेंट किस बात का, एग्रीमेंट इस बात का करवाया जाता है कि इसे बेचना नहीं है। ठीक है, इसे बेचना नहीं है। कोई भी अगर इसे इसका प्राप्त करता है तो उससे पहले एग्रीमेंट करवा लिया जाता है कि इस पुरस्कार को आपको बेचना नहीं है, कतई नहीं बेचना है। ठीक है, अगर आप बेचेंगे तो आपको इसका हर्जाना भरना पड़ेगा, आपको इसका जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसके ऑस्कर पुरस्कार से। इम्पोर्टेंट फैक्ट, अब इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट इसका ये है कि ऑस्कर के साथ ही ऑस्कर प्लस नोबल, देखेंगे ऑस्कर प्लस नोबेल दोनों पुरस्कार पाने वाले जो एकमात्र व्यक्ति हैं, एकमात्र व्यक्ति, तो एकमात्र व्यक्ति कौन है जिनके ऑस्कर और नोबेल दोनों मिला है, तो वो कौन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनका नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं, ये ऑस्कर और नोबेल दोनों पुरस्कार पाने वाले विजेता है, एकमात्र व्यक्ति हैं। अब बात करते हैं कि इन्हें नोबेल कब मिला, तो इन्हें जो नोबेल मिला, नोबेल 1925 में साहित्य के लिए मिला था। 1925 में साहित्य के लिए इन्हें नोबेल मिला था। और अगर बात करें 1938 में 1938 में इन्हें क्या मिला, ऑस्कर। 1938 में इन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला था। किस लिए, तो बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए इन्हें ऑस्कर दिया गया था। बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए 1938 में इन्हें ऑस्कर दिया गया था, 1938 में। और 1925 में साहित्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ऑस्कर और नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र व्यक्ति जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं। ठीक है। अगला देखते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब ऑस्कर में नामित होने वाली पहली फर्स्ट जो भारतीय मूवी है, भारतीय फिल्म थी, भारतीय फिल्म, तो ऑस्कर में फर्स्ट नामित होने वाली जो भारतीय फिल्म थी वो कौन थी, तो वो महबूब खान की फिल्म थी, महबूब खान की मदर इंडिया 1957 में, 1957 में जो नामित होने वाली, ऑस्कर में नामित होने वाली प्रथम भारतीय फिल्म थी महबूब खान की मदर इंडिया थी। और ऑस्कर पाने वाली प्रथम जो भारतीय महिला थी, ऑस्कर पाने वाली
फर्स्ट भारतीय महिला, भारतीय महिला कौन थी? तो यह भानु अथैया जी थी। भानु अथैया, भानु अथैया ने ऑस्कर पुरस्कार प्रथम बार पाने वाली यह पहली महिला थी। ठीक है, इन्होंने किस लिए प्राप्त किया था? इन्होंने गांधी जी की जो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग थी गांधी फिल्म की, गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था, कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अच्छा लग रहा होगा कंटेंट आपको। आगे चलते हैं, सत्यजीत रे। अब बात करते हैं सत्यजीत रे। सत्यजीत रे पहले भारतीय हैं, फर्स्ट भारतीय हैं, फर्स्ट भारतीय। अब इनको किस लिए? तो फर्स्ट भारतीय हैं जिन्हें 1992 में ऑस्कर का, ऑस्कर का लाइफ टाइम, लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था, लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। 1992 में सत्यजीत रे फर्स्ट भारतीय हैं जिन्हें 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों। अब आते हैं 2024 के ऑस्कर अवार्ड पर। ऑस्कर विजेता 2024 के हैं, तो बेस्ट पिक्चर ओपेनहाइमर को ऑस्कर अवार्ड 2024 का मिला था। यह फरवरी माह में आयोजित किया जाता है, हमने आपको बताया फरवरी माह में इसका आयोजन होता है। प्रथम बार कब कहाँ हुआ था? तो प्रथम बार रूजवेल्ट होटल में हुआ था। ठीक है, यह अमेरिका के द्वारा दिया जाने वाला, यूएसए के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। बेस्ट एक्ट्रेस एम्मा स्टोन को पुअर थिंग्स के लिए दिया गया था, और बेस्ट एक्टर का किलियन मर्फी ओपेनहाइमर के लिए, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर के लिए, और बेस्ट साउंड का अवार्ड द जोन ऑफ इंटरेस्ट के लिए दिया गया था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।